हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। और आज हमारे साथ है डॉक्टर नकुल रंगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नकुल आपका पंचायती विद प्रियंका में। नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन पंचायती विद प्रियंका। तो आप नकुल रंगा मुझे ये बताइए, आप फिजियोथेरेपिस्ट कैसे? फिजियोथेरेपिस्ट, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। मोस्ट ऑफ लोग उस टाइम पे जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट बना, इसी डायरेक्शन के थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट बनते थे। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैंने सबसे पहले पीएमटी और का एंट्रेंस एग्जाम दिया, जो कि हमारा मेडिकल लाइन एमबीबीएस बनने के लिए होता है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कुछ बहुत थोड़े से मार्जिन से रह गया। ओके। तो उसके बाद मैंने 12th के साथ देने के बाद कोचिंग करी और सेकंड अटेम्प्ट की कोशिश करी। तो उस टाइम पे वो प्री और मेंस का मॉड्यूल हो गया। ओके। तो मेरे लिए तो लिखना बड़ा डिफिकल्ट था, वहाँ रह गया। उसी साल मैंने फिर प्राइवेट डेंटल और वेटनरी और इन सब के लिए एंट्रेंस दिए थे। मेरे को डेंटल में एडमिशन मिल गया। ओके। लेकिन मेरे कज़न गवर्नमेंट से कर रहे थे, मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिला था। उन्होंने कहा कि भाई बहुत टिपिकल है आगे डेंटल की लाइन, तो यू मस्ट एंटर इन सम अदर लाइन, या एक साल और ड्रॉप कर ले। तो मैंने ड्रॉप का सोचा और साथ साथ कोई कोर्स ढूंढा। तो मैंने कहीं पे सर्च आउट करके फिजियोथेरेपी की लाइन में गया। लेकिन मेरे को पता चला कि वो लाइन थोड़ी सी सही नहीं जा रही, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो उसकी कोई वैलिडेशन और वो पूरी नहीं है। ओके। और उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं होती थी, इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था कि जी। कोई ये चीज़ बता सके। तो बड़ा हम लोग तो हमारे तो गांव से थे, और तो बेसिकली सब कुछ यही पता था कि या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर। मेरे ओके। पूरे परिवार में या तो डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो यही चीज़ पे आगे जाना था। तो बड़ा दुविधा हो गई। और मैं था बास्केटबॉल प्लेयर। मैं अच्छा। बास्केटबॉल काफ़ी अच्छे से खेलता था। मेरी हाइट वाइट उसी से बड़ी थी, पहले बहुत छोटी थी। ओके। बास्केटबॉल खेलते मैं रास्ते में गिर गया, तो मेरा कंधा सबलेक्स हो गया। अच्छा। उसके लिए मैं कहीं पे फिजियोथेरेपी कराने जा रहा था। जी। डॉक्टर ने लिख दी थी, किसी ने फिजियोथेरेपी करा लो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कंधे में पेन है। तो मैं कराने जा रहा था, वहाँ पे ठीक ही नहीं हुआ। उनसे मैंने कहा क्या बेकार फिजियोथेरेपी है, क्या ठीक तो हो ही नहीं रहा। जी। तो मैं ऐसे ही बैठा था, तो वहाँ के एक जो इंस्टीट्यूट थे वहाँ के एक डॉक्टर थे, उनको कुछ हेल्प चाहिए थी, तो उनकी हेल्प करी। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारा तो कंधा उतरा हुआ है। अच्छा। तो मेरा कंधा उतर गया था, लेफ्ट कंधा। तो उन्होंने उसको वापस से रीलोकेट किया, क्लिक साउंड आया, सेट हो गया। आज जयपुर के बहुत फेमस वो हैं। उन्होंने फिर आगे सजेस्ट किया फिजियोथेरेपी में जाने के लिए, किस तरीके से जाना है। फिर मैंने फिजियोथेरेपी की स्ट्रीम ली। फिजियोथेरेपी को एक्सप्लेन कीजिए आपके टर्म में। फिजियोथेरेपी को मेरे टर्म्स में, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। मैं फिजियोथेरेपी को व्यू बहुत डिफरेंट तरीके से करता हूँ। मैं फिजियोथेरेपी को दुर्गा माँ के जैसे व्यू करता हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। दुर्गा माँ को आपने कभी तस्वीर देखी है? जी। तो दुर्गा माँ की तस्वीर में अभी नवरात्रे आने वाले हैं, राइट। तो उनके खूब सारे हाथों में अलग अलग तरीके के हथियार होते हैं। यस। पर एक हथियार, एक उसमें मुंडी होती है। यस। ठीक है ना, महिषासुर। राक्षस की, महिषासुर की। जी। ठीक है। तो अब महिषासुर की मुंडी उनको काटनी थी, किसी भी राक्षस को मारना, वो देवी माँ, वो तो हाँ। किसी भी हथियार से मार देती। ठीक फिर है। उन्होंने इतने सारे हथियार क्यों रखे हुए हैं? उनके धनुष भी है, खड़ग भी है, सब खड़ग कुछ भी है ना। वो इसलिए रखी हुई है क्योंकि एक हथियार से एक ही टाइप का राक्षस मर सकता है। सारे राक्षसों को मारने के लिए अलग हथियार होने चाहिए, और उनको चलाने की टेक्निक भी आपको आनी चाहिए। तो दुर्गा माँ के पास उन्होंने एक ही राक्षस का वध नहीं किया, और भी कई राक्षसों का वध किया है। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में कई सारे हथियार हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में खूब सारे करंट्स हैं, फिर मैनुअल थेरेपी में हमारी ग्लाइड्स है, स्लाइड्स है। उसके बाद हम लोग क्लिक साउंड्स करके सेट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, फेशिया रिलीज करते हैं, बहुत कुछ है। उसके बाद एक्सरसाइज थेरेपी है, बहुत कुछ है, वाटर थेरेपी है, सब कुछ है। ये भरा हुआ सिस्टम भर पड़ा है। तो हमारे पास डिफरेंट हथियार है। हमको जितनी अच्छी स्किल सेट हो जाएगी ना कि कौन से हथियार को कौन से पेशेंट पे कब इस्तेमाल करना है, तो बीमारी उतनी फास्ट जाती है। ओके। सबसे ज्यादा। तो सर एक चीज बताइए, आफ्टर सर्जरी, चाहे वो नी सर्जरी हो, शोल्डर हो, या कोई भी हिप सर्जरी हुई, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद में फिजियोथेरेपी सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए? फिजियोथेरेपी के देखिए, सर्जरी के रिलेशन में ही अगर हम बात करें तो ज़्यादातर प्रोटोकॉल फिक्स्ड है, और विद द टाइम मॉडिफाई भी होते जा रहे हैं। कई बार डॉक्टर बेस्ड होते हैं, और कई बार किताबों में लिखे हुए हैं। जैसे हमारी खूब सारी किताबें हैं, एप्लीज करके एक आती है, फिर उसके अलावा ब्रॉड्समैन करके आती है। ऐसी खूब सारी किताबें आती है जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के
और न्यूरो के लिए अलग किताबें हैं, उनके प्रोटोकॉल फिक्स लिखे हुए हैं कि प्री सर्जरी किसी में 7 दिन, किसी में 21 दिन या किसी में 1 महीने का प्री सर्जरी प्रोटोकॉल होना चाहिए, जिसको प्री रिहैब कहते हैं। उससे आपका ऑपरेशन के बाद का रिहैब बहुत बेटर आता है और उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है। और कुछ पोस्ट सर्जरी होती है जिसके अंदर ड्यूरेशन होती है, जिसमें कोई जगह की 1 महीना, कोई की 1.5 महीना, कोई चीज के लिए 3 महीना, ऐसा ड्यूरेशन होती है। एवरेज फिजियोथेरेपी सेशन का ड्यूरेशन क्या किस तरह से डिसाइड? ओके, सो एवरेज फिजियोथेरेपी ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो आपका 25 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना? 45 मिनट्स ऑन। कितने सेशंस होते हैं? फिजियोथेरेपी में कितने सेशंस होते हैं मैंने बताया। जैसे आप सर्जिकल कंडीशन के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर ज्यादातर 1.5 महीने में सारी चीजों की रिकवरी हो जाती है। पर एक सिंपल मस्कुलर स्केलेटन प्रॉब्लम में आते हैं, जैसे कि आपके हम कहते हैं ना देशी भाषा में चनक आ गई, गर्दन में चनक आ जाती है और सब कुछ, है ना? मैं इस क्वेश्चन पे बाद में आना चाहूंगी, चनक वाले पे। जी बिल्कुल। तो चनक जो है आपकी 3 से 5 सेशंस में निकल जाती है। ठीक है ना? अगर कोई हमारे पास स्लिप डिस्क शैटिका का केस लेके आ रहा है तो उस पे ग्रेड पे है कि कितनी ग्रेड पे निकली है उसकी डिस्क, थोड़ी निकली है, ज्यादा बल्ज आउट है, तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे कम है तो 7 दिन में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा है तो 1.5 महीना 3 महीने में हो जाएगा। ये रिटर्न प्रोटोकॉल्स है। यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट इससे फास्ट ही ट्राई करता है। सब कुछ वेरिएबल है, इट्स नॉट फिक्स। तो सर एआई रोबोटिक्स का जमाना आ रहा है, मेडिकल साइंस भी काफी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो फिजियोथेरेपी में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा? जमाना इतनी तेजी से बढ़ रहा है। मैंने वो जमाना देखा था जब मेरे मदर मेरे को अंतरदेशीय लिखवाते थे, लेटर लिखवाते थे, है ना? उसके बाद हम एसटीडी बूथ की लाइन में लगते थे और वहां पर वो स्लिप की पर्ची की आवाज आती थी, चर चर चर, और हम लोग तोलते थे। सिक्का तो बूथ पे लगते थे, फिर उसके बाद एसटीडी बूथ जाते थे, कहीं कॉल करना होता था। मैंने ट्रंक कॉल भी किया हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे जमाना का फोन आया। फोन देखा 2004 में कि मोबाइल फोन मैंने अपने फादर को गिफ्ट किया था अपनी पॉकेट मनी से, आई स्टिल रिमेम्बर। तो वो एक बहुत बड़ी चीज आई। फिर फोन में उस टाइम पे हम लोग फोन में एक स्नेक गेम होता था वो खेलते रहते थे। वहां से बदलते बदलते डेली हमारे पास 100 SMS फ्री आते थे, तो हम लोग फ्रेंड सर्किल में वही करते रहते थे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। फिर जमाना और बदला, फिर और ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाले आए, कलर फोन आए, सब टेक्नोलॉजी बदलती गई। इतनी टेक्नोलॉजी में चेंज आया और अब टोटली AI आ गया जी। मेरे को आज भी याद है जब मैं कंप्यूटर सीखने बचपन में गया तो मेरे फादर को उनके फ्रेंड्स वगैरह ने कह दिया, अरे जो बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं ना वो बिगड़ जाते हैं, डू नॉट गो टू कंप्यूटर क्लासेस। तो मेरे फादर ने मेरे पेमेंट करने के बाद मेरी कंप्यूटर क्लासेस छुड़वा दी थी। और आज मेरे फादर मेरी डॉटर को फुल डे कंप्यूटर को यूज करने के लिए परमिशन देते हैं, फोन के लिए परमिशन देते हैं। हमारी जिंदगी इसके बिना अधूरी है। AI रोबोटिक्स इतना तेज इन्फ्लुएंस डाल रहा है। अब हमारी जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो एकदम से फ्लिप फ्लॉप जैसे हैं, अचानक से बदल जाने वाले। सब कुछ बदल जाएगा, मेरा ये मानना है, सब कुछ बदल जाएगा और बहुत तेजी से बदल जाएगा। मेडिकल साइंस में इसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा आ रहा है। आप देखिए आज जो भी पेशेंट है सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी करवाना चाहता है। आज आप जितनी भी मशीनरी नहीं आती देख रहे हैं उसमें AI का रोल बहुत ज्यादा है कि AI आपको सब कुछ करके बता देता है। इवन स्कैनिंग की ऐसी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं जो फुल बॉडी का स्कैन करके आपकी एक एक चीज बता देगी कि परेशानी है क्या। ठीक है, आपका ब्लड सैंपल से लेके आपकी MRI वगैरह सब कुछ एक ही तरीके से हो जाएगी। इतना तेजी से सब कुछ बदल रहा है। फिजियोथेरेपी में भी रोबोटिक्स और AI का रोल बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या टेक्निक को ओवरटेक कर लेगा? ओके, तो टेक्निक्स हमेशा अपनी जगह पे रहती है। आज टेक्निक्स जो है वो मतलब उसको कोई ओवरकम नहीं कर सकता, पर दोनों एक साथ मिलके बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं होता कि टेक्निक को ओवरकम कर देगा, पर हाँ लोगों को एक बार सबसे पहले फैसिनेटिंग लगता है बहुत ज्यादा, ओह रोबोटिक्स, ये वो, ऐसा सब कुछ लगता है। बिल्कुल उसका इन्फ्लुएंस भी है, पर वो मेरे मानना यह है कि जब तक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो तब तक वो चीज बहुत महंगी होती है, क्योंकि स्किल सेट से आज तक भी पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जो चीज में नहीं हो रहे उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जनरल AI या रोबोटिक्स के थ्रू अगर कोई सेशन लेते हैं तो उसका क्या रहेगा, और एक हम आपकी जो नॉर्मल OPD में आके सेशन लेते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस रहेगा? देखिए फिजियोथेरेपी चार्जेस अभी भी वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द मशीन्स यूज, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर, है ना? उसके बेसिस पे वेरी करती है और हर जगह पे फिजियोथेरेपिस्ट में वेरी करती है। ठीक है, इवन रिजल्ट्स भी वेरी करते हैं। कुछ फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपका ग्रेजुअल रिजल्ट आता है, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट के पास इनिशियल 40-50% 60% रिजल्ट बहुत तेजी से आ जाता है, फिर स्लो आता है। ये सब उसके स्किल सेट पे और उसने क्या मशीनें यूज करी है उस सब पे रह के डिपेंड करता है। तो
बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो चार्जेस हैं लोग उसी बेसिस पे अपनी स्किल सेट, अब ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, कोई भी सर्विस। मैं सपोज करो मैं चाहती हूँ कि मेरा तो ट्रीटमेंट थ्रू रोबोटिक्स होना चाहिए, यस उसका क्या कॉस्ट अप्रोक्स आता है? और एक मैं चाहूँ कि नहीं मेरा सेशन प्रॉपर टेक्निक से एक साथ होना चाहिए, तो ठीक वो है। क्या है? तो देखिए, अगर आप प्रॉपर खाली रोबोटिक्स से इलाज चाहते हैं तो वो आपका पड़ता है अराउंड 1500 से लेकर 5000 के बीच में इन इंडिया पर सेशन इन रुपीज। ठीक है ना, इतना वेरिएबल है इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट उस पे। एक बेसिक फिजियोथेरेपी सेशन जो है अगर आप बात करेंगे तो वो वेरी करता है 150 रुपीज से लेकर आपका 150 रुपीज में बहुत बेसिक टाइप ऑफ इलाज, या आप टाउन्स में चले जाएंगे या विलेजेस में चले जाएंगे तो 150 रुपीज से वहाँ पे इलाज शुरू होता है। या कुछ लोग ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि भाई निपटाने वाला काम करने के उसमें, तो 150 से शुरू होके वो जाता है आपका अराउंड 1000-2000 रुपीज तक। दैट वेरिएबल, दैट 8 आवर्स 12 आवर 14 आवर्स इतने ड्यूरेशन की सिटिंग जॉब्स हो गई, उनके लिए क्या मेन प्रॉब्लम है? बिल्कुल, हाँ, सिटिंग जॉब बढ़ते जा रहे हैं और कॉर्पोरेट्स चाहते हैं कि एम्प्लॉयज और भी ज्यादा लंबा वर्क करें, लेकिन सी वर्किंग को अगर स्टाइल से किया जाए, कुछ पैटर्न से किया जाए, कुछ चीज़ों की निगरानी करी जाए अपने बारे में, तो हम लोग उनको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा, इफ आई एम परमिटेड टू। जापान में वर्किंग आवर्स में उन्होंने बीच में स्लीप आवर्स भी इंक्लूड कर दिए हैं और साथ में वर्किंग के डेज भी उन्होंने कम कर दिए हैं। ठीक है ना, लेकिन उनको भी अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। सेम वे इंडिया के अंदर अगर हम लोग बेसिकली पॉजेज लेते रहे बीच बीच में, ठीक है ना, प्रॉब्लम आती क्यों है, कोई भी फिजियोथेरेपी रिलेटेड प्रॉब्लम आती क्यों है कॉर्पोरेट्स को? सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट्स ही परेशान होके आते हैं अपनी नेक को और बैक को लेके। सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि उनका एक आइडियल पोस्चर हो जाता है, वो लॉन्ग टाइम पे बैठे हुए हैं कंटिन्यूसली स्क्रीन पे, तो कुछ मसल्स तो आपकी एकदम एक्टिव है कि मींस लगातार आपके वेट को संभाले हुए, और कुछ एकदम ही इनएक्टिव हो गई, जो पड़ी हुई हैं कुछ काम ही नहीं कर रही। जो पड़ी हुई हैं वो वीक हो जाएंगी, जो लगातार आपके पोस्चर को संभालने में काम कर रही है वो थक जाएंगी। तो थकान से बचाने का एक ही तरीका है, हर मसल को बार बार एक्टिव करते रहो। उसके लिए क्या सॉल्यूशन? टेक स्मॉल कॉफी ब्रेक्स। अपनी बेंच से उठो, चक्कर मारो, कॉफी टेबल तक जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको खुलने का चांस मिले तो हाथ फैला लो, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने कंधे सीधे कर लो, है ना। कुछ एर्गोनॉमिक एडवाइजेज होती हैं जैसे कि कॉर्पोरेट्स में जो अभी तक भी लागू नहीं हो रही, कुछ जगहों पे हो रही है, सब जगह नहीं, कि बेसिक एक्सरसाइजेज आप इन बिटवीन कर लो फॉर 5 मिनट्स या 2 मिनट्स। टॉप 3 एडवाइस आप क्या एक्सरसाइज के बारे में देना चाहेंगे जो कि वो इजीली कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले 3 एडवाइजेज मैं दूंगा। सबसे पहले तो आप शोल्डर के लिए देख लीजिए, क्योंकि हाथ और शोल्डर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जब भी मिले हाथ और इसको स्ट्रेच कर लीजिए, टेक इट अपार्ट, ठीक है ना, और नाक से गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़ लीजिए। तो ये काफी रिलैक्सिंग होता है जब आप नाक से ब्रीदिंग अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है ना। सेकंड थिंग, एक रूल मैं हमेशा बताता हूँ, यूजुअली फीमेल्स को बताता हूँ, पर वो सबके लिए, क्योंकि एक हमारा जो बम है जिसको आप बोलते हैं, है ना, जो हमारी ग्लूट्स है, जो हमारा हिप जॉइंट के आसपास की मस्कुलेचर है, ये सबसे ज्यादा हमारा बॉडी वेट लेके बैठी रहती है। ठीक है, तो पर फीमेल्स को प्रॉब्लम ज्यादा आती है, मेल्स को भी आती है। एक टर्म हम कहते हैं ग्लूटियल एमनीशिया, यानी ग्लूट मसल्स, एमनीशिया यानी भूलना, वो मसल्स अपना काम भूलती जा रही है। ठीक है, तो उनको याद दिलाने का एक ही तरीका है, व्हेन यू सिट यू स्क्वीज, बैठे बैठे आप अपने हिप्स और ग्लूट्स को स्क्वीज इन करो। ठीक है, व्हेन यू स्नीज यू स्क्वीज, ठीक है ना, व्हेन यू वॉक यू स्क्वीज। आपको जब भी याद आए 1-2 बार उसको पंप अप कर दो। जब भी आप उसको स्क्वीज करोगे ऑटोमेटिकली वो एक्टिव होती रहेगी, उसका बल्क, उसका गर्थ बना रहेगा। और उसका क्या फायदा मिलेगा? तो आपका जो बॉडी वेट से नीचे, आप सोचिए नीचे एक हार्ड सरफेस है या किसी भी सरफेस पे आप बैठे हुए हैं लगातार, ऊपर आपका बॉडी वेट आ रहा है, उसके ऊपर पेल्विस बोन है और पूरा एक सब कुछ बैठा है, वो बीच की मसल्स को पूरा दबा देता है। उसी के वजह से अपना पोस्चर भी खराब ज्यादा होता है और नर्व कंप्रेशन की भी चांसेस बढ़ती है। अगर उसका बल्क अच्छा खासा रहेगा तो वो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, एक गद्दी प्रोवाइड कर देगा, तो वो नर्व और सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी सिटिंग में आपको इशू नहीं आएगा। यस। ओके डॉक्टर नकुल, अभी एक जो सबसे ज्यादा इशू हो रहा है वो वॉक करने में पेन होने लग जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप शूज पहनिए, और काफी सारे लोग शूज खरीद भी रहे हैं डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद में, हम नाम नहीं लेंगे उस शूज का, लेकिन उनको पहनने के बाद में भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो पेन फ्री वॉक के लिए आपकी क्या एडवाइस है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक्चुअली मैं सच्ची में आपकी ऑडियंस को इस बारे में अवेयर भी करना चाहूँगा। देखिए, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है।
हमारा सोना और हमारा खड़े रहना और चलना। ठीक है, सोने के लिए गद्दे बहुत अच्छे होने चाहिए और खड़े रहने और चलने के लिए आपके फुटवेयर बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, भगवान को पता नहीं था कि हम लोग शूज पहनेंगे, तो अच्छा, उन्होंने हमारे जो पैर बनाए थे वो बनाए थे जमीन पे चलने के लिए, मिट्टी और घास में चलने के लिए। ठीक है, जैसी सरफेस पे हम लोग चलते थे पुराने जमाने में, उसी टाइप के हमारे पैर की सरफेस हार्ड या सॉफ्ट हो जाती थी। जी, पर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमने शूज बनाए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने शूज को धीरे धीरे सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, हम धीरे धीरे हर चीज में जाते हैं ना, और नरम और मुलायम और उसमें डेप्थ में जाते जाते हैं। जी, ठीक है, तो कंपनीज ने भी इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रॉपर फॉर्म बेस्ड शूज और सब प्रोवाइड कराना ही शुरू कर दिया कि और ज्यादा मेमोरी फॉर्म आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, एकदम रिलैक्स मिलेगा आपके पैरों को। पर आप कोई भी पार्ट को रिलैक्स, अच्छा हम लोग आईसीयू में देखते हैं, एक पेशेंट है ना 7 दिन तक एक आईसीयू बेड पे रह जाता है ना, हाँ, तो उठ के अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता, उसकी ओके, कमर नहीं संभाल पाता, उसको फिजियोथेरेपी के बाद वो बेचारा बैठ पाता है या कर पाता है कोई भी काम। ठीक है ना, एक्टिविटी। सोचो मसल 7 दिन में कितनी वीक हो जाती है। तो अगर आप किसी चीज को सॉफ्ट करते जाओगे तो क्या आपके पैर की मसल्स, क्योंकि ये सब कुछ मसल से बना हुआ है, जी, ऊपर तो हम गद्दी देख रहे हैं पर अंदर मसल्स ही हैं, मसल्स पूरी ढीली पड़ जाएगी। आप वैसे भी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतनी हो गई, आज कोई हार्ड वर्क नहीं है। पुराने जमाने में लोग कितना पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, चलना पड़ता ही था चलना ना। पड़- आज की तारीख में आपको सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा है, जी, एक ऑर्डर, एक क्लिक, एक उस पे आपको सब कुछ आ कुछ रहा मिल है, जाता है। जी, ठीक है ना, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो गई है। तो अब आप एक्टिविटी तो करते ही नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी फुट की मसल्स वीक होती जाएंगी, जितनी ज्यादा वीक होंगी उतनी ज्यादा ट्रबल करेंगी। तो सॉफ्ट पैडेड फुटवेयर्स कभी भी नहीं पहनने चाहिए। तो किस तरीके के फुटवेयर फिर पहना जाए? वर्ड है इसके लिए करेक्ट, फर्म। फॉर्म, इट शुड नॉट बी हार्ड, इट शुड नॉट बी सॉफ्ट, इट शुड बी फर्म। फर्म फुटवेयर जिसके अंदर आपको फर्म सपोर्ट मिले वो बेस्ट होता है। पर ये हमको कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि सबका, देखो एक कंपनी शूज बना रही है, उसे नहीं पता सामने वाले का पैर कैसा है कैसा नहीं है, हम्म, वो साइजेस में काम करेंगे, शेप पे नहीं काम करेंगे। तो इसके लिए हमें किस और अपना कदम बढ़ाना चाहिए कि हम एक राइट शूज अपने लिए पिक कर सकें? यस, देखिए ये फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसमें लगातार रिसर्चेज होती ही रहती है। अगर आज तक भी कोई एक सक्सेसफुल रिसर्च हो गई होती और वो बेस प्लान होता, ठीक है ना, तो हम लोग अभी तक फिर वो शूज पहनना शुरू कर चुके होते। लेकिन रोज आप देखते हैं कुछ नया टाइप का शू आ जाता है, कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी आ जाती है, किसी में फाइबर प्लेट आती है, किसी में मेमोरी फॉर्म आता है, किसी में डबल फॉर्म का सोल आ जाता है, बहुत कुछ नया आता रहता है। कोई बोलता है ये पहनना बेटर है, कोई बोलता है वो पहनना। नहीं, मेरा ये पर्सनल मानना है कि, और रिसर्चेस भी इसको सपोर्ट करती है, स्पोर्ट शूज आर बेटर देन लेदर शूज। ये मेरा फर्स्ट ओपिनियन है। ओके, सेकंड थिंग, हम लोग अभी हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं बेसिकली। सो हम लोग इंसोल पे वर्क कर रहे हैं। इंसोल, इंसोल जूते के अंदर डलता है। Okay. जूता बेसिकली आउटसोल, मिडसोल और इंसोल से बनता है। ठीक है ना, आउटसोल टीपीआर वगैरह का बनता है, हार्ड होता है। मिडसोल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, वो आपके डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे बनता है। और इंसोल बेसिकली पीयू मटेरियल का यूजुअली बनता है। इंसोल सालों से चल रहा है, तकलीफ में दिया जाता था, आपने सुना होगा प्लांटर फेशियाइटिस के लिए इंसोल पहन रहा हूँ, उसके लिए इंसोल पहन रहा हूँ, कोई जेल बेस्ड आ रहा है, सब ये सारे इंसोल जितने भी आ रहे थे सब रिजिड इंसोल आ रहे थे। अब न्यू टेक्नोलॉजीज आने लग गई जिसपे फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथ्स बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं कि जो इंसोल है वो फ्लेक्सी इंसोल्स आ रहे हैं, फ्लेक्सिबल हैं ये, जो आपकी आर्च को कंटिन्यूअसली पंप करने देते हैं, होल्ड, ग्रिप करना और छोड़ना दोनों मूवमेंट करने देते हैं। हमें शूज की बजाय अपने सोल पे काम करना आप चाहिए। सस्ता शूज लीजिए, ठीक मैं है, इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करता हूँ, ठीक आप है, सस्ता इंडियन ब्रांड लीजिए शूज का। हाँ, ठीक है ना, एक रेंज बिटवीन 700 टू 2500, ओके, दिस इज अ प्रीटी गुड रेंज। इसमें हम्म, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां काम कर रही है। जी, उसके अंदर आपको लगता है, क्योंकि अब आप कस्टम मेड इंसोल बनाइए, सबका पैर अलग होता है, राइट, कस्टम मेड इंसोल बनवाइए, वो डलाइए, आपके पैर के अंदर आर्च डेवलप होगी। डेवलप नहीं तो मेंटेन होगी। अगर आपकी आर्च एकदम नॉर्मल है तो मेंटेन होगी। आर्च इज अ साइन कि आपकी मसल्स बहुत अच्छी है। तो उसमें ठीक हम है ना, काफी हद तक पेन फ्री वर्क पा सकते हैं। बिल्कुल। इतना कि हम जब से इस पे वर्क कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है, कई बार हमने इस पे काम भी इसीलिए शुरू किया कि बिकॉज मेरे पास पेशेंट आते थे नी पेन, एंकल पेन, बैक पेन के लिए, ठीक हो जाते थे, फिर बोलते थे 6 महीने बाद फिर से पेन आ रहा है, फिर से पेन आ रहा है। तो अब इसमें से हम, क्योंकि वो क्यों आता है, हम तो यहाँ से ठीक कर देते हैं, आप एक्सरसाइज हम पेशेंट को घर के लिए सिखा देते हैं। पेशेंट की एक्सरसाइज 45 मिनट से 1 घंटे से ऊपर की तो हो ही नहीं सकती राइट, एक जॉइंट के ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हैं।
लेकिन आप दिन भर वियर एंड टियर तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत घर में चल रहे हैं जो भी एकदम हार्ड सरफेस है, हाँ, उसके बाद बाहर चलना पड़ रहा है जो कि ऊबड़ खाबड़ सरफेस है। इन सब सरफेसेस पे आपको काउंटर फोर्स तो सही होना चाहिए ना, उसके लिए इंसोल हमने वर्क किया। तो अब ऐसा हो गया है कि मेरे पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट सेशंस की ड्यूरेशन है वो कम हो गई कम है। होती जा रही पेशेंट है। बोलता है मेरे तो ठीक ही हो गया, मैं क्यों आऊँ फिजियोथेरेपी के लिए, हो गया। तो ओके, हमारे लिए एक्चुअली प्रीटी गुड होता है। हम पूछते हैं नाइस, सर आपका कैसा है, फॉलोअप के लिए कॉल पे पूछते हैं, पेशेंट बोलता है मेरे तो वो इंसोल पहने उसके बाद ठीक ही हो सही गया, हो गया। जरूरत ही नहीं पड़ रही मेरे को। ओके, तो इतने ऑसम रिजल्ट्स है। तो फुटवेयर इतनी अच्छे से वर्क करता है। इवन मैं बोलूंगा जो अपनी बेसिकली मैट्रेस होती है वो भी इतना अच्छे से वर्क करती है। अच्छी ओके, मैट्रेस होगी, स्लीप अच्छे से आएगी तो आपके बॉडी एक्स वैसे ही काफी कम हो कम जाएंगे। हो जाएंगे। सर एक चीज़ और बताइए, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे डिज़ाइनर्स, मेरी जैसी लड़कियां, हम लोग बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए हील्स पहनते ठीक है। हैं, हील्स पहनते हैं। प्रॉब्लम हील पहनने में नहीं होती, लेकिन पूरा दिन खत्म होने के बाद जब वो हील्स उतारते हैं उसके बाद में पेन होता है। ठीक है, वो इंस्टेंट पेन रिलीफ हो गया, बट उसका कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लमेटिक है या क्या, उसके बारे में आप बताएंगे? बहुत कुछ हो सकता है, आप कितने हाइट की हील पहन रहे हैं उसके जनरली ऊपर 3 to 5 इंच हर लड़की पहनती है। तो हील के ऊपर बहुत सारे इश्यूज है। देखिए कई एंड वन सारे मोर थिंग आई वांट टू ऐड, ज्यादा करके पेंसिल हील ही पहनी जा रही है। बिल्कुल। हील्स का आपको वैसे तो पता ही होगा कि हील का कॉन्सेप्ट बेसिकली मेल्स के लिए आया था, ना कि फीमेल्स के लिए। ओके, जब शुरू हुआ था तो वो बेसिकली मेल्स के लिए आया था, लेकिन उसको धीरे से फीमेल्स की फीमेल तरफ में शिफ्ट शिफ्ट कर कैसे दिया कर दिया गया। गया, ऐसा ठीक है, कैसे? आप इसके बारे में पढ़िएगा आई नॉट से अबाउट दिस ओके, मच। ओके। ठीक है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हाँ, कहीं रहेगी। ऐसा ना हो स्टोरी सुन के और ये फिर से स्विच हो जाए। तो बेसिकली उसके लिए आया था। ठीक है, अब धीरे धीरे फीमेल्स के लिए, फीमेल्स की तरफ पे आ गया। उसको कई तरीके के सिंबल की तरह देखा गया, उसको फिट और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई। लेकिन तो अब हम लोग अपनी जो बॉडी इमेज देखते हैं ना, ये बॉडी इमेज को सीधे रिफ्लेक्ट करती है। ओके, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द बॉडी इमेज। ठीक है, लेकिन जो हील्स से काउंटर फोर्स आता है, एंकल पे बहुत ज्यादा आता है, नीज पे बहुत ज्यादा आता है। आपके बेसिकली जो फुट के आगे के जॉइंट्स होते हैं, जो छोटे आपकी जहाँ से बोन शुरू होती है, हम उसको बोलते हैं टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, इन सारे जॉइंट्स के ऊपर जो लोड आता है, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स, इन पे जो लोड आता है वो बहुत ज्यादा ट्रबल करता है। फाइनली आपको आगे जाके परेशानी आने ही वाली है। आप बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी में हो जाएंगे कि जाकर फिजियोथेरेपिस्ट से या तो मिलेंगे, या फिर आपको वेरिकोस वेन्स डेवलप होने की चांसेस भी बढ़ सकती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स बट आते सर जैसे मॉडल्स वगैरह है, उनका लिए तो पहनना इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी नीड है, हैं। तो यस, उनके लिए फिर कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे कि वो, अगर वो दिन भर पहनने के बाद में सिर्फ अपने हील्स रिमूव कर रही है, तो उसके बाद वो कुछ ऐसा कर ले जिससे कि उन्हें थोड़ा ये प्रॉब्लम लंबे टाइम के बाद। ऑलरेडी जितने भी मॉडल्स हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं मैम, तो वो लोग बेसिकली अपने आप को एक्टिव रखते हैं। मैंने इंडिया के बाहर के मॉडल्स को देखा है। ठीक है, ठीक है ना, वो अपने आप को इसमें एक्टिव रखते हैं, वो अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान देते हैं, फुट ओके, की एक्सरसाइजेस भी करते हैं। ठीक ठीक है है, ना, तो एक सिंपल बॉटल रोल कर लीजिए, उससे आपके पैर में बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। एक्चुअली लोग पेन के इमीडिएट सॉल्यूशन के जैसे देखते हैं। पेन जो है ना, एक इमीडिएट सिग्नल है ब्रेन से कि मेरे को तकलीफ हो रही है। ओके, ठीक है ना, उस सिग्नल को इमीडिएटली काम डाउन करना सबसे जरूरी है। वो एक बटन है जिसको स्विच ऑफ करना जरूरी है, तो लोग उसी टाइम पे सॉल्व करते हैं। उसको अगर लॉन्ग टाइम से आपको ठीक करना है तो एंकल की एक्सरसाइजेस करिए। बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है जिसमें एंकल को डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटिफ्लेक्शन, यानी अपना पंजा खींचना, ढीला छोड़ना, ये एक बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। उसको घुमाना, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है ना, बैठे बैठे अपने पैर के नीचे टॉवल रखिए, उसको अपनी तरफ उंगलियों से पुल करना, ये आपके सारे जॉइंट्स को पूरी अच्छे से एक्सरसाइज देगी। और आपको हैवी जाना है तो आप हमारे इलास्टिक बैंड्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जिनका इस्तेमाल करके आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हाँ, हील भी पहन सकते हो और अपने आप को ठीक भी रख सकते हाँ, पर ज्यादा डिपेंडेंट मत होइए हील हो। पे। ओके, देखिए कंफर्ट सबसे बड़ी चीज होती है, चाहे Okay. क्लोथिंग हो चाहे फुटवेयर हो, कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझना बहुत जरूरी है। आपका कंफर्टेबल, आपका सारा फोकस जो होना चाहिए ना, आपका वर्क आपको डिफाइन करता है। ये वर्क रिलेटेड इशू है, ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, तो हर ऑक्यूपेशन में कुछ ना कुछ हैजार्ड होता है। मान लीजिए टीचर्स हैं, ठीक है ना, टीचर्स की जॉब ही ऐसी है कि उनको हैंड रिलेटेड और नेक रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। सालों से आ रहे हैं, इतनी कॉपियां चेक करते हैं, बोर्ड पे लगातार लिखते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। एक आपका ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, वो फुल डे खड़ा रहता है, उसके नीज के इशू आते ही आते हैं। वो तो काउंटर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं कि उनके नीज आते हैं, उनसे पहले उनको इतनी ट्रेनिंग कराई जाती है, इसलिए उनके ठीक है।
और अब इसके साथ कई फैक्टर्स हो गए, मान लो ओबेसिटी या वेट हो गया, ठीक है ना, मॉडल्स पतले होते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर, ट्रैफिक पुलिस हैवी वेट है, वो उसको ज्यादा इशू करेगा, उनके नीज पे ज्यादा लोड आएगा, तो इन सबको प्रॉब्लम्स होती है। ये सब कहलाते हैं ऑक्यूपेशनल रिलेटेड हैजार्ड। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि कॉर्पोरेट्स में प्रोफेशनल्स के, तो उनको नेक की प्रॉब्लम आती है और बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए, पहले के जमाने में जो कंप्यूटर होते थे, कंप्यूटर पे काम करते थे, तो बोलते थे आंखें ऊपर रखना, ठीक है ना, आंखें ऊपर रख के करना। आपने कभी अगर पुरानी फोटोज देखी होंगी तो पुराने वेद या उन सब की जो फोटोज होती थी, वो एक है ना ऐसे उठी हुई टेबल के ऊपर काम करते थे, है ना, ऐसी ऐसे उठी हुई, आगे से ऐसे उठी हुई रहती थी, जिसके ऊपर वर्क करते थे, क्योंकि तब भी वो आई गेज के ऊपर ध्यान देते थे कि मेरा आई गेज ज्यादा नीचे नहीं जाए। समझिए, ये क्योंकि उनको भी तब पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी। उन्होंने मैं नकुल सर आपको एक बार रोकना चाहूंगी। जी जी जी, आपने पर्टिकुलर प्रोफेशन का बता दिया कि ये इशू आते हैं, बट एक वो कोई प्रोफेशन नहीं है, बट सब मोबाइल चला रहे हैं एंड देन लाइक दिस, मुझे इसके बारे में आपसे कंप्लीट थ्योरी समझनी है। मोबाइल इज अ नेसेसरी इविल इन टुडेज डे। इतना बड़ा इविल है कि ये हमको बर्बाद करके रख देगा। मैं इसे मतलब सच्ची में फोन बहुत छोड़ भी तो नहीं सकते ना, तभी मैंने कहा नेसेसरी इविल है, लेकिन हम इसका अत्यधिक यूज कर रहे हैं। मैं फिजियोथेरेपी पे आऊंगा, उससे पहले मैं और भी एक जनरल अवेयरनेस की बात करूंगा। आज मैं जितने भी टाइम पे कार पे जाता हूँ, लोग है ना फोन नहीं छोड़ पाते। लोग इवन ब्लूटूथ से कार के फोन को कनेक्ट नहीं करते, हाथ में रख के फोन और फिर कार चलाते हैं। हाँ। ये एक्सीडेंट्स की चांसेस बढ़ा रहा है। फोन ने हमको ऐसे जकड़ रखा है हमारे, हम छोड़ ही नहीं पाते, ठीक है ना। बच्चों को स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उनको उससे निकाला जा सके, ठीक है। मोबाइल के अंदर देखिए क्या होता है, अभी मेरा लास्ट पॉइंट पे ही मैं चल रहा था उसी में, तो पुराने टाइम पे चीजें बड़ी होती थी, जितनी बड़ी चीज को देखोगे ना उतना हमारे आंखों पे जोर कम आता है, ठीक है। अब उसके साथ है ड्यूरेशन। अब बड़ी चीज को भी आप बहुत ड्यूरेशन से देखोगे ना तो आपका फोकस ऐसे हो जाता है, अलाइन हो जाता है और एकदम सामने दिखता है आपको। इसी तरीके से जैसे चीज छोटी रहती जाएगी, आज आप देखिए कंप्यूटर की बजाय सब लोग लैपटॉप पे काम करते हैं। लैपटॉप पहले 21 इंच 20 इंच के आते थे, एक दो 14 13 12 इतने से लैपटॉप्स आते हैं, और उसमें आप फोकस कंसंट्रेशन से काम करते हैं, ठीक है। फिर वर्क फ्रॉम होम और हो गया, लोग घर पे भी काम कर रहे हैं, तो उसमें भी अपनी एर्गोनॉमिक और पोस्चर का ध्यान नहीं दे रहे। और जो ऑफिस के अंदर बैठे हैं, ऑफिस के अंदर भी बैठे हैं, तो उसमें लगातार लगे हुए हैं, कोडिंग कर रहे हैं या व्हाटएवर दे आर डूइंग, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, उनका एफर्ट, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे आप आगे देखोगे तो एक नेक का एंगल जैसे जैसे बढ़ता है, तो 0 से 15 डिग्री तक का नेक के एंगल पे बहुत ज्यादा लोड नहीं आता, 15 से 45 डिग्री पे लोड बढ़ जाता है, 45 डिग्री से 60 डिग्री पे और बढ़ जाता है, ठीक है ना। 60 डिग्री पे तो एक्सट्रीम ही होता है, मतलब समझ में आगे। तो आप अगर फोन यूं देख रहे हैं तो आपकी गर्दन में इतना लोड आने वाला है, स्क्रीन साइज छोटी, कंसंट्रेशन उस छोटे से उसमें, आप कोई रील भी चला रहे हैं और आप यूं देख रहे हैं उसको, आपने नेक को फुल 60 डिग्री तक फ्लेक्स कर लिया, पूरा का पूरा झुका लिया। ये इतना ज्यादा लोड डालता है नेक के ऊपर कि आप सोचिए ये नेक एक मटके के, ये अपना हेड जो है मटके के जैसे है, हाँ। और एक पतली सी डंडी पे पड़ा हुआ है ना। अब वो फ्लेक्सिबल डंडी है, अब आपकी डंडी के ऊपर मटका भारी होता जा रहा है, आगे झुका जा रहा है किसी भी वेट से, और वो डंडी कितना संभालेगी, कितना संभालेगी, ठीक है ना। तो लोगों के यहाँ पे सर्वाइकल हम्प आजकल बहुत कॉमन है, सबकी गर्दन में यहाँ से हम्प निकला हुआ होता है, एवरीथिंग क्रिएट्स टू मच ट्रबल, है ना। और उनको हर कोई, एक टाइम था जब मैंने फिजियोथेरेपी शुरू करी थी, तो बैक पेन और नी पेन के पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते थे, तो मेल्स आते थे बैक पेन के से और फीमेल्स आती थी नी पेन के। आज की तारीख के अंदर नी पेन वहीं का वहीं है, अच्छा। नी पेन की प्रॉब्लम्स होती है, हाँ। लेकिन बैक से नेक शिफ्ट हो गया है। मेरे 60% पेशेंट जो है नेक पेन लेके आते हैं। नेक की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और हर किसी को। हम सोचे बच्चे नहीं, हम सोचे एडल्ट नहीं, ओल्ड एज, रिटायर्ड पॉपुलेशन भी इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, और उनकी तो मसल्स ऑलरेडी फ्रेजाइल हो रही है, ढीली होती जा रही है मसल एकदम, उनके नेक पे लोड और भी ज्यादा आया जा रहा है, उनको और भी ज्यादा तकलीफें बढ़ रही है इससे। उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं ऐसा, जैसे कि ठीक है ये खत्म नहीं हो सकता बट कम तो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग मोबाइल यूज करने के तरीकों को बदलना है, ठीक है ना। जैसे बहुत सिंपल तरीका है, आप मान लो फोन है आपके पास, ठीक है ना, तो फोन यूं देखने की बजाय पेट पे अपने एल्बो का सपोर्ट लो और इसको यूं सामने रख लो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप एक फोन मेरे को अगर पकड़ाएं तो, ठीक है, तो अब आप इसको यूं देखने की बजाय अगर आप इसको यूं रख लो
तो आपके नेक का एंगल 0 से 15 के बीच में है ओके और आपको आराम से फोन भी दिख रहा है, आप उसके अंदर देख भी पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी देखना है ऐसे देखो, ठीक है। जब आपकी एल्बो थक जाएंगी, जब आपके शोल्डर थक जाएंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा मैं बहुत देर से फोन देख रहा हूँ, छोड़ देना है। ओके एक तीर से दो निशान है, निशाने लग जाएंगे ठीक है ना। अपने आप फोन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक बस याद यही रखना है, पेट पे या बॉडी हाँ। पे सपोर्ट लो और फोन को ऐसे देखो, बजाय जी, ऐसे देखने के, यूं के। छोड़ने के, ठीक है ना। ये एक तीर से दो निशान है, ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सेकंड थिंग, नेक की एक्सरसाइजेस पे फोकस बढ़ना चाहिए। लोग जिम भी जाके नेक की एक्सरसाइजेस नहीं करते। जो लोग जिम भी जाते हैं ना, पूरी भी नेक की एक्सरसाइज नहीं करते, उसको सोचते हैं अरे फटाफट निपटाओ, थोड़ी सी उसमें करके हाँ हिला ली हो गया। नहीं, नेक को और ज्यादा स्ट्रेंथन चाहिए। हम जब इतना ज्यादा लोड उस पर डाल रहे हैं, नेक की स्ट्रेंथनिंग बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली आपके अंदर पोस्चर करेक्शन आएगा। जो लोग एक्टिव स्पोर्ट्स में रहते हैं उनको बहुत अच्छी, उनकी नेक का पोस्चर अच्छा रहता है। लेकिन बाकी सब लोग इस चीज से वो हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काउंटर है। बाकी एक्सरसाइज इज द पार्ट, क्योंकि एक नेक की प्रॉब्लम से ही कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जल्दी डेवलप होता है, जिसको हम नेक का अर्थराइटिस कह सकते हैं। सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो हो सकता है, चक्कर आना गर्दन की वजह से। सर्वाइकोजेनिक हेडेक की प्रॉब्लम बढ़ रही है। हाँ, हेडेक की प्रॉब्लम तो बढ़ रही है। लेटेस्ट रिसर्च में इवन पता भी नहीं चल रहा कि किस तरीके का हेडेक हो रहा है, क्यों हो रहा है। नहीं, हेडेक के तरीके पता चल जाते हैं यहाँ से शुरू होके यहाँ आ रहा है, आँख में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। यस तो इसका भी रीजन बिल्कुल फोन है। बच्चों में इसका एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट अभी एक रिसर्च में देखा गया कि जो बच्चे फोन ज्यादा यूज करते हैं उनका नेक का पोस्चर खराब होता है, उनकी फुट जो है वो फ्लैट होता है और उनका टीएमजे जॉइंट धीरे धीरे ओपन रहने लग जाता है। तो क्या कनेक्शन हुआ? तो हमारी पूरी बॉडी एक है ना, आपने कभी कठपुतली देखी है? जैसे वो रस्सियों से बंधी होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी रस्सियों से बंधी हुई है। इनको फेशियल ट्रेन्स कहते हैं, ठीक है। ये एनाटॉमिकल ट्रेन्स कहते हैं, या एनाटॉमिकल लाइंस कह लीजिए आप बेसिक टर्म में, ठीक है ना। तो ये जो होती है फेशिया की लाइंस है, जो पैर से लेके सर से लेके सबको बांध रखा है आपस में, ठीक है, मुंह तक को बांध रखा है। अब जैसे जैसे गर्दन आगे जाएगी, आपका नीचे वाला जो जॉ ये है ना, ये ढीला पड़ता जाएगा और मुंह खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब ये इसकी वजह से टीएमजे जॉइंट जो है वीक हो जाता है। साथ के साथ हम लोग हार्ड फूड नहीं खाते अब हम लोग सब कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट खाते हैं। पहले के मुकाबले हमारा सॉफ्ट फूड खाने की टेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। तो हम सॉफ्ट चीजें खाते हैं, जॉ आगे निकला हुआ है, वीक हुआ है, जो चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे वो वीक होके लटक जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, स्नोरिंग आएगी। आप लोग पाउट माउथ बनाते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उस शेप में बच्चों का वो जा रहा है, बने जा रहा है। नाक से सांस लेने की बजाय मुंह से खोल के सांस ले रहे हैं बच्चे, और बच्चों की ऑटोमेटिकली इंटेलेक्ट भी डाउन हो रहा है। सी देयर आर टू टाइप ऑफ पोस्चर, आई कॉल देम हैप्पी पोस्चर एंड सैड पोस्चर, ठीक है। आप याद रखो, न्यूरोलॉजी में पार्किंसन, स्ट्रोक, ठीक है, इसके अलावा कोई इंसान सैड हो, उसके अलावा दुखी हो, इन सब के पोस्चर इस टाइप से होते हैं, है ना। दुखी वाले पोस्चर होते हैं। कोई आप सैड भी होते हो ना, आगे झुककर ये होते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से हमारी बॉडी इस तरीके से चले जाती है। ये हमारे सैड पोस्चर्स है। और सबसे ज्यादा हैप्पी कौन होता है? एक छोटा सा बच्चा जिसके फादर ऑफिस से आते हैं, कभी देखा, ऐसे मुस्कुरा के फैल जाता है, ठीक है ना, और भागकर गले लगने की कोशिश करता है। तो व्हेन योर पोस्चर इज लाइक दिस इज द हैप्पी पोस्चर, ठीक है। एक पेड़ को देखा है खड़े हुए, सीधा फैला हुआ, खुश, हवा में हिलता हुआ, ठीक है ना, दैट्स अ हैप्पी पोस्चर। पर अगर वो बैंडेड हो, झुका हुआ हो, तो वो खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा। सारे मुरझाए हुए पेड़ आगे झुकते हैं। तो सैड पोस्चर हमेशा मुरझाने का होता है। फोन आपको इधर झुका दे, कोई न्यूरोलॉजी सब सैड पोस्चर की तरफ लेके जा रहा है। ये हमको सारी बीमारियों में, आपको कार्डियक इशू हो, आपको रेस्पिरेटरी इशू हो, आपको न्यूरोलॉजिकल इशू हो, ठीक है ना, जब हमारी क्षमता नहीं बचती ना, हमारा पोस्चर ऐसे ही होता जाता है। बचने का तरीका है, काउंटर पोस्चर पे जाओ, हैप्पी पोस्चर्स पे जाओ, ऑटोमेटिकली ट्राई टू कीप इट। बचपन में मदर्स कहते थे ना, कैसे कमर झुक गई तेरी, सीधे कर, नहीं तो एक पड़ेगा, सीधा बैठ, है ना। तो मेरे मदर बार बार कहते थे सीधा बैठ। वो बैठना बहुत जरूरी है, खुद से बैठना बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं हम बेल्ट लगा के बैठ लें, तो वो भी आप सपोर्ट पे जा रहे हो, खुद से करो ना कोशिश। अगर आप इतने ही परेशान हो गए हो कि भाई कर ही नहीं पा रहे, तब जरूर असिस्टिव डिवाइस की जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ज्यादा काम देगा। यस। तो सर फिर जितना आपने बताया, अगर हम हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आते हैं, जैसे पोस्चर हो गया, अभी अपने मोबाइल बताया, तो एक आइडियल लाइफस्टाइल में हमारे क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे कि हम बीमारियों से दूर रह सकें? ओके, सी, अच्छा खान पान, ठीक है, खूब सारा पानी पीना,
ठीक है। ठीक है, उसके साथ एक नियमित अमाउंट में योगा और व्यायाम। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। ठीक है, और लोगों से इंटरेक्ट करना। ओके। ठीक है, हमारी चीजें हम जो फोन पे इंटरेक्ट करते हैं ना, वो इंटरेक्शन नहीं है। जब हम 1 to 1 पेशेंट किसी भी जन से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो हमारे काफी सारे दुख दर्द और वो सब मिट जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स उसी से बात करने से ही सॉल्व हो जाती है। लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, उनकी बातें सुनो, उससे बहुत कुछ समझ में भी आएगा, आगे भी बढ़ोगे। पानी पीने से शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। काफी सारा पानी पियो, नॉर्मल पानी पियो, मैं नहीं कहता इस पे जाओ उस पे जाओ, पानी पियो, बस पानी पियो, ठीक है ना। और खाना तो अगर खाने की बात करें तो पता नहीं कितने सिस्टम्स और कितना कुछ आ गया। मैं खुद डाइट के उसमें फंस चुका हूँ कि मीन्स आए रोज ये पार्टीज और ये सब, लेकिन खाना इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं। हम खाने को जितनी महत्ता देते हैं उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं। सोचिए एक जमाने में लोगों को, जब हम आदिवासी हुआ करते थे या उससे पहले, लोगों को एक टाइम का खाना ढूंढने जाना पड़ता था। पूरे दिन में एक बार खाना मिलता था या 2-3 दिन में, और संध्या पड़े बाद खाना नहीं खाते थे। ठीक है, ये बहुत आज जैन समाज में देखिए कितना अच्छे सिस्टम से उनके। वी शुड फॉलो दोज रूल्स। हर समाज से अच्छी चीज चुरा के अपने पास रख लेनी चाहिए। हर इंसान से अच्छी चीज चुरा के अपने पास रख लेनी चाहिए, खुद को बेटर बनाने के लिए। इसीलिए बातें करना जरूरी है, नया कुछ जानने को मिलता है। सर, ये काइरोप्रैक्टिक क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, ये सही भी है या नहीं है? ये सवाल आज की जनरेशन का सबसे बड़ा सवाल है। मैं रोज सुनता हूँ काइरोप्रैक्टिक क्या है, और काइरोप्रैक्टिक करवा लें। हाँ, तो सुनने में बड़ा फैंसी लग रहा है काइरोप्रैक्टिक। रील्स भी इसकी बहुत फैंसी होती है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। सी, जैसे मैंने कहा, काइरोप्रैक्टिक भी एक विधि है इलाज की। ठीक है, जिसकी बहुत सारी टेक्निक्स को फिजियोथेरेपी में अडेप्ट किया हुआ है, सालों से अडेप्ट किया हुआ है, ना कि आज। ठीक है ना, सॉफ्ट टिश्यू की कई सारी मोबिलाइजेशन टेक्निक है, वो काइरोप्रैक्टिक की है। और उसके अलावा जो आप कड़क कड़क और सब देखते हैं, ये सब भी काइरोप्रैक्टिक्स की टेक्निक है। काइरोप्रैक्टिक जो है वो बेसिकली शुरू हुआ था ऑस्टियोपैथी से। ऑस्टियोपैथी फर्स्ट एक ट्रीटमेंट पार्ट था, जहां से काइरोप्रैक्टिक निकला था आगे। ऑस्टियो मतलब होता है बोन, पैथी मींस पैथोलॉजी। तो उनका मानना था सारी पैथोलॉजी जो है बोन्स में है। ठीक है, और अगर हमने बोन्स को करेक्ट कर दिया तो आपका परेशानी भी ठीक हो जाएगी। कायरो का मतलब होता है हैंड, और प्रैक्टिक का मतलब होता है प्रैक्टिशनर, जो हाथ से प्रैक्टिस करे। ठीक है, कायरोप्रैक्टिक का इतना ही मतलब होता है। तो बेसिकली इन लोगों का वर्क क्या है, आप दोनों कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी करीब करीब सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं बिल्कुल इनमें। ठीक है, लेकिन ये सब बोनी मैनिपुलेशन और बॉडी अलाइनमेंट पे वर्क करते हैं, राइट और लेफ्ट की बॉडी को सिमेट्री करने में। अगर हमारी बॉडी सिमेट्रिकल हो जाएगी, मैं एक बहुत वेग वे में कह रहा हूँ कि ऐसा एक्चुअल मतलब ये नहीं है, पर समझाने के लिए, अगर हमारी बॉडी सिमेट्रिकल हो जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाती है। ठीक है, फिजियोथेरेपी में मैंने फेलोशिप कर रखी है ऑस्टियोपैथी में, और मैं भी उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, पर मैं कायरोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथ नहीं हूँ। ठीक है, मैं उसकी टेक्निक्स इस्तेमाल करता हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि सी कायरोप्रैक्टिक बहुत ज्यादा चलने लग गया है। देखिए, दुनिया में ट्रीटमेंट की 20,000 विधियां हैं, है ना। आप देखोगे योगा भी है ना, थेरेपेटिक योगा। आप देखोगे आयुर्वेदा भी है, आप देखोगे यूनानी भी है, आप देखोगे सिद्धा भी है, होम्योपैथी भी है, एलोपैथी भी है, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, भर के ट्रीटमेंट। सबका गोल क्या होता है? आपका फोकस हमेशा गोल होना चाहिए, बीमारी को ठीक करना। सबके अपने तरीके हैं। जैसे एलोपैथी है, वो आपके सिम्टोमेटिक रिलीफ पे ज्यादा वर्क करती है ना। होम्योपैथी वगैरह रूट कॉज से शुरू करती है, धीरे धीरे करके करती है ना। एलोपैथी आपको इमीडिएट आपकी बॉडी को ऐसा एनवायरनमेंट देती है कि बॉडी फास्ट हील कर सके। एक कॉन्सेप्ट था जिसको कहते हैं बॉडी हील्स इटसेल्फ, है ना। शरीर हमारा खुद को हील करता है, उसको परफेक्ट नर्चरिंग और सपोर्ट की जरूरत होती है। फिजियोथेरेपी वही देता है। कायरोप्रैक्टिक, अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था दुर्गा माँ का एग्जांपल, तो उसको एक टेक्निक के जैसे यूज करो, मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। एक टेक्निक के जैसे इस्तेमाल करो, बहुत अच्छी बात है। जरूरत है, अप्लाई करो, फटाफट रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं कायरोप्रैक्टिक के। लेकिन आप खाली उसी को ही मानो, कायरोप्रैक्टिक कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो विधि वही है। लेकिन अगर आप बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट बोलो कि बहुत बिगड़ते भी हैं सर। यस, बहुत सारे बिगड़ने के बाद में मेरी ही एक फैमिली में एक पर्सन का हाथ काटना पड़ा था, बस बिकॉज ऑफ ये पहलवान के पास जाके करवाना। एक्चुअली कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी जो निकला था, तो बेसिकली वेस्टर्न मेडिसिन में कहते हैं कि उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया से कहीं से लिया था।
बेसिकली अब ये समझ लो कि अपने पहलवानों से ही सीख के गए थे वो लोग। वो अच्छा। हर चीज को पेटेंट करवा लेते हैं, वो है हाँ। ये निकला सब अपने यहाँ से ही है। सारी जितनी भी साइंस की, मेरा मानना है जितनी भी विधियां निकली है वो या तो चाइना से या इंडिया से निकली है। सब यही डोमिनेट, सबसे पहली संस्कृति हमारी थी। जब हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सबसे पहली संस्कृति जब हमारी थी, हम हर तरीके से सभ्य थे। तो हाँ, हमारा ज्ञान सोचो किस लेवल पे था, हमारे पास वेद वगैरह सब कुछ पड़ा है, सारा ज्ञान हमारे पास था। ये यहीं से वहां लेके गए। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे बेसिकली योगा करने वालों को भी जानता हूँ, जो खाली अलाइनमेंट करके चीजों को सेट कर देते हैं। है ऐसा, गलत नहीं है, उनके हाथ में भी है, उनकी नॉलेज भी उस लेवल पे है। पर हमें एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए। यस, ऑलवेज गो टू ए एक्सपर्ट, ठीक है ना। अभी पूरी तरीके से ऑस्टियोपैथी के कोर्सेज इंडिया में है, कायरोप्रैक्टिक के कोर्सेज पूरी तरीके से इंडिया में नहीं है। अभी इनमें कोर्सेज हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग कर रहे हैं, जो भी यूज करता है वो कायरोप्रैक्टिक टेक्निक ही यूज करता है। शहरों में तो सर देखो प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं आपकी तरह हम लोगों को, बट आप छोटे छोटे जो गाँव में लोग चले जाते हैं अपने किसी भी क्लाइंट वन के पास, और उनको आप क्या मैसेज दें? प्लीज ऐसा ना करें। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में यही कहना चाहूंगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। आप कोई मॉडल थोड़ी हो जो अपनी जिंदगी को रिस्क पे लगा के उनके पास जा रहे हो। जिंदगी सबसे अहम, जीवन एक सबसे अहम चीज है आपके पास, जो आपको एज ए गिफ्ट मिला है ऊपर वाले से। उसके बारे में, उसमें रिस्क लेके क्या करोगे? कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा, या कहाँ लेके जाओगे? आपके पास सुविधाएं नहीं है, बहुत अच्छी सुविधाएं सरकार भी देती है। ऐसा नहीं है कि सरकारी, आप जाओ, थोड़ा संयम रखो, थोड़ा इलाज के अंदर अपने आप को शांति से रखो। देखिए, आपने तो खाली हाथ का बोला, सबसे ज्यादा रिसर्चेस जो है ना, जो नेक की कायरोप्रैक्टिक करवाते हैं, उसमें लोगों को लकवा आ जाता है, उसके बाद लोग की डेथ हो जाती है। बहुत क्रेजी सॉल्यूशंस भी ऐसे हुए हुए हैं, बिल्कुल है, रिस्की है, और अच्छे अच्छे लोगों के हुए हैं, खूब सारा डेटा है इसका। लेकिन देखिए, रिस्क से बाहर ना कायरोप्रैक्टर को जाना चाहिए, ना फिजियोथेरेपिस्ट को जाना चाहिए। भाई रिस्क की जोन आ रहा है, छोड़ दो, सेफ चलो। लाइफ की सेफ्टी फर्स्ट है। 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे, केस ठीक नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सारे केस को मैं ही ठीक करूंगा, नहीं होता। आपको अपनी लिमिट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए, और इतना एक्साइटमेंट में नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसे ठीक कर दूंगा। कभी कभी आपकी, देखो, हर किसी को अपनी क्षमता पता होनी चाहिए, ये बेसिक बात है। आप पंगा लेके किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, वो एक चीज है। फिजियोथेरेपी में एक यही सबसे अच्छी बात है, लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ठीक नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा मान लो किसी फिजियो ने कर भी दिया, उसके बाद वो यही बोल के आएगा इतने दिन करा ली फिजियोथेरेपी, ठीक नहीं हुआ। ठीक ही तो नहीं हुआ, आपको रिस्क तो नहीं हुई, डेथ तो नहीं हुई ना। लाइफ रिस्क सबसे बड़ा, बाकी सब चीजें ठीक हो जाती है, सोचो, है ना, चोट भी लगेगी, ठीक हो जाएगी, पर लाइफ रिस्क पे आ जाए, वो तो बहुत क्रिटिकल चीज है। सर जी, कायरोप्रैक्टिक की बात चल रही है, तो जो हम नॉर्मली हाथ कटकाना चटकाना जो ये रहता है, और फिर इसमें डांट भी खूब खाइए मम्मी से, इस तरीके की चीजें, तो इसका क्या? ठीक है। तो बेसिकली चटकाने कटकाने की आदत बचपन से होती है कई लोगों को। तो मेरी मदर भी यही बोलती थी, बोले कटकाएगा तो जॉइंट ढीले हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ रिसर्चेस ऐसी हैं जो ये कहती है कि आप लंबे टाइम तक बार बार चटकाना कटकाना करते रहोगे तो जॉइंट में अर्थराइटिस जल्दी डेवलप होने की चांसेस होती है ना। अर्थराइटिस मतलब उस जॉइंट के अंदर डैमेजेस शुरू होते हैं। पर नॉर्मल पॉपिंग साउंड्स इज नॉट जस्ट इज द गैसियस रिलीज, ठीक है ना। तो इट्स नॉट दैट मच हार्मफुल। पर हाँ, जॉइंट लूज होते हैं, उसकी ग्रिपिंग कमजोर होती है, ऐसा होता है। बट ओवर द पीरियड टाइम होता है, आप बार बार करते ही रहोगे, गंदी आदत ही पड़ गई, एंड इट डजंट सीम सोशली गुड कि आप सोसाइटी में हो तो अच्छा भी नहीं लगता। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या जरूरत है, आपको नहीं परेशानी होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो अवॉइड ही करना चाहिए। यस, गलत आदतों को अवॉइड करना ही चाहिए। जी जी, बिल्कुल सर। आपने कितने पेशेंट्स को ठीक किया है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग पेशेंट रहा हो, या चैलेंजिंग रहा हो, या किसी ने आपको मोटिवेट किया हो, तो ऐसी कोई एक स्टोरी बताइए। ओके। मोटिवेट, डिमोटिवेट, चैलेंजिंग, और ये सब कुछ रहा ही रहा है लाइफ के अंदर, है ना। हर पेशेंट एक स्टोरी होता है। फिजियोथेरेपिस्ट को सब पेशेंट से जुड़ने का इतना अच्छा मौका मिलता है जो किसी और को नहीं मिलता, ठीक है। हम लोग डेली पेशेंट के पास आधे घंटे से 1 घंटे रहते हैं, ठीक है। आप उससे मिलते हो, उसके दुख दर्द को समझते हो, 2 बातें शेयर करते हो, पेशेंट की बहुत सारी चीजें पता चलती है। खूब सारे लोगों के, आपको कई लोगों से की हिम्मत से एंथुसियाज्म मिलता है, वाह क्या मेहनती इंसान है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रॉमिस मिलता है। कई और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके डिप्रेशन को आप कम करने की कोशिश करते हो, वो तकलीफ में होते हैं। तो मोटिवेटिंग डिमोटिवेटिंग डेली का वो रहता है। मैंने जब कैरियर शुरू किया था
तो मेरा एक पेशेंट ठीक नहीं होता था ना, तो हम्म, मेरे रोज डाउट आता था, क्यों नहीं ठीक होता। मेरे सर पूछते थे क्यों नहीं ठीक होता, मेरे को रोज डाउट आता था और मेरे को रोज चेस्ट में पेन होता था। मैं सोचता था यार क्या करूं, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज में क्या कमी है। अच्छा। उसको काउंटर करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, हाँ, ठीक है ना, और आपको नहीं समझ आ रहा तो पेशेंट को आगे रेफर कर सकते हो। दो ही ठीक है। तरीके से पेशेंट ठीक हो सकता है। जी। अगर आपके पास सॉल्यूशन तो पहले तो पढ़ो, और आपको फिर भी नहीं सॉल्यूशन मिल रहा तो पेशेंट को आगे रेफर कर दो, आपके नॉलेज से ऊपर का केस हो गया। पर वो मेरे को हमेशा दुख देते थे। मोटिवेटिंग में बात करूं, आपका खुद का केस बहुत मोटिवेटिंग रहा है मैम। तो राइट। आपने काफी अच्छे उससे इमोशनल दौर से निकल कर आप काफी अच्छे से ठीक हुए हो। जी जी, मेरी कहानी तो मैं कभी ऑडियंस को बाद में बताऊंगी, बट एक इंटरेस्टिंग, मैं हमेशा है ना मेरे पेशेंट्स को स्टोरी देता हूँ क्योंकि वो फेमस भी हैं और ओके। उन्होंने मेरे साथ मतलब उनका व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। तो आप हमारे उपराष्ट्रपति जी भैरव सिंह जी शेखावत को जानते हैं, तो है ना, स्वर्गीय भैरव सिंह जी। जी शेखावत, उनके वाइफ को मेरे को ट्रीट करने का सौभाग्य मिला था, क्या ठीक है ना। प्रॉब्लम हुआ था? तो उनको सीवियर नी अर्थराइटिस था, ओके। उनके पैर के नीज जो है बेंड हो गए थे लिटरली, ओके। ठीक है। और उनके डीबीटी क्लॉट्स थे, तो क्लॉट्स और बाकी मेडिकल कंडीशंस की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता था। अच्छा। एंड शी वाज इन हर 80s, ओके। ठीक है ना, शी वाज इन हर 80s व्हेन आई ट्रीटेड हर। तो शी वाज कंप्लीटली ऑन बेड, वो पूरी ओके। तरीके से बेड पे थे, हाँ। ठीक है ना। और उनका उस टाइम पे उनको और लेकिन ऐसी स्ट्रांग लेडी, राजपूत स्ट्रांग लेडी मैंने देखा नहीं घर उनसे में। जैसे स्ट्रांग। अरे वो शुरुआत में मेरे को ऐसे झगड़ा के भेज देती, क्यों रोज इस टाइम पे आप, मेरे तो अपने सोने का टाइम है, मैं नहीं। लेकिन धीरे धीरे उनको इतना प्यार और इतना मोह हो गया, उन्होंने इतने अच्छे से मेरे साथ साथ दिया एक्सरसाइजेस का और हिम्मत दिखाई। 80 साल की उम्र में उस लेडी ने जो हिम्मत दिखाई है, मैंने किसी के पास नहीं देखी। उन्होंने मेरे साथ जम के एक्सरसाइजेस करी, मैंने इतना कर पाया उनको कि जो बेड पे थी उनको मैं अराउंड द ड्यूरेशन ऑफ 6 months और सो, क्वाड्रीपोड होता है 4 मुंह वाली स्टिक, उसके ऊपर उनके ही जो बंगला था उसी में पूरा वॉकिंग एरिया था, मैं वहाँ पे उनको वॉक करा पाया, वो वहाँ पे वॉक करते रहे। वेरी नाइस। तो एंड शी वाज वेरी स्ट्रांग एंड आफ्टरवर्ड्स शी यूज्ड टू ब्लेस मी अ लॉट। मैं इतना हैप्पी था, मतलब मेरा कईयों से पेशेंट से दिल से कनेक्शन होता था। तो मैं उस मोटिवेशन को आज तक भी अपने पेशेंट्स को देता हूँ कि नी सर्जरी किस लेवल तक को बचाई जा सकती है, ग्रेड 4 में भी बचाई जा मेरी भी सकती तो है। सर्जरी आपने बचाई थी। बिल्कुल, जी। आपकी सर्जरी बचाई थी, पर जी। मैं एक 80 साल की लेडी, 80 राइट। प्लस ईयर्स की लेडी, ठीक है ना, हाँ। जिसके घुटने पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, अगर आप में संयम है, जैसे हाँ। उनकी दोईती वगैरह ने बहुत संयम रखा, ठीक ओके। है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, ठीक है। मैंने हम्म। उनको रिक्वेस्ट करी कि कोई और डॉक्टर की मत सुनिए, मैं जैसे कर रहा हूँ मेरे को करने दीजिए, शायद मैं ठीक कर सकूँ। उन्होंने इतना विश्वास रखा, संयम रखा, तो उनका घुटना इतना बढ़िया से ठीक हुआ, काफी हद तक उनको मैं आराम लेके आ पाया। तो सोचो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 100%, बिल्कुल नहीं कर सकता, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर नहीं सकता कर 100%, बहुत मुश्किल है, अगर इतना डैमेज हो तो हम्म। माइल्ड केसेस में हो जाता है, ठीक है ना। एक और भी थे, एक लॉयर थे, जिन्होंने, मैंने अपने एक्साइज सेट उन्हीं की वजह से बनाया, वो रिटायर्ड लॉयर थे, नोटरी संभालते थे। उन्होंने मेरे साथ इतना वर्क किया कि उसके बाद एक्सरसाइजेस अच्छे से करते रहे, उनके घुटने, मुड़े हुए घुटने उन्होंने सीधे कर दिए ओके। विद द हार्ड वर्क। ही यूज्ड टू डू फॉलो एक्सरसाइज, माय एक्सरसाइज एट द क्लिनिक। उसके बाद वो एक्सरसाइज घर पे भी करते थे, ओके। एक्सरसाइज शाम को भी करते थे, बोलते थे कि मैं और 2 बार कर लूं, मैं कहता था अच्छा। बस। पर उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, 4 months में उनके घुटने उन्होंने बहुत अच्छे कर दिए, और बोले अब तो मेरे पेन भी नहीं होता। अच्छा। यस, इस लेवल तक ठीक हो जाता है, सारी कंडीशन ठीक होती है, टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता ठीक है ना। हो सकता है आपके पास सॉल्यूशन नहीं हो, तो मैं सिंपल सोच यही रखता हूँ, मैं हमेशा पेशेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, डेली फॉलोअप्स लेता हूँ, है। मन से प्रयास यही रहता है कि पेशेंट अगर नहीं ठीक हो रहा तो उसको आगे रेफर कर दिया जाए, अच्छी गाइडेंस देके दिया जाए कि यहाँ पे ठीक, नहीं तो उसको बता देता हूँ कि भाई इतना ठीक होगा, इतने टाइम में ठीक होगा। आज भी मैं मोटिवेशन स्टोरी सबको सुनाता हूँ। ओके, तो उससे बाकी पेशेंट्स भी आपके मोटिवेट होते होंगे बिल्कुल सुन होते के। हैं, उनको समझना जरूरी है। हाँ। सी देखिए, फिजियोथेरेपी में एक बड़ी परेशानी है, जितनी परेशानी बड़ी लेके आता है ना पेशेंट, उतना ठीक होने में समय ज्यादा लगता है, लगेगा। ठीक है। जब समय लगता है तो पेशेंट डिमोटिवेट, इतने दिन हो गए अभी तक ठीक नहीं हुआ, कैसे होगा, मैं बहुत लंबी होऊंगा भी कि प्रोसेस हो नहीं जाती होऊंगा है। क्या। तो मैं उनको ये स्टोरी सुनाता हूँ, इसके साथ बताता हूँ, देखिए अगर आप में संयम नहीं है तो सर्जरी भी ऑप्शन है, इंजेक्शन भी ऑप्शन है, डॉक्टर्स के पास गोलियां भी है, होम्योपैथी, बहुत सारे सॉल्यूशन है, अपन सबको मिलके ले सकते हैं। ठीक होना मेरा मेन उद्देश्य है, फिजियोथेरेपी को मेन उद्देश्य मत समझो, आपका ठीक होना मेन उद्देश्य है, ये समझो। डिफरेंट अप्रोचेस से चलो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है संयम है, तो मेरे को लगता है, तो मैं बोल देता हूँ नहीं ठीक होगा, संयम रखो थोड़ा। ऑल राइट, सो इट्स टाइम नाउ फॉर क्विक टिप राउंड। डेस्क जॉब वालों के लिए एक टिप दीजिए।
ठीक है, टेक स्मॉल कॉफी ब्रेक्स, ठीक है ना, जब भी चांस मिले हर 25 मिनट से 45 मिनट के बीच में नेक पीछे करिए, रिलैक्स करिए, कंधे पीछे करिए, स्ट्रेच करिए और रिलैक्स करिए। नी पेन के लिए, नी पेन के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज रहती है जब भी आप सीधे लेटे नी को प्रेस करिए नीचे कि बेड और नी के बीच का गैप खत्म हो जाए, वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जब भी डेस्क में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं तो पैर सीधा करिए, बेंड करिए, सीधा करिए, बेंड करिए। बेस्ट पोस्चर व्हाइल सिटिंग, बेस्ट पोस्चर व्हाइल सिटिंग होता है जिसमें आपकी नेक एकदम स्ट्रेट है, आपके ईयर शोल्डर लेवल के ऊपर है, ठीक है ना। सामने से देखिए, सामने वाला बहुत अच्छे से बता सकता है, जब आप ऑटोमेटिकली जब सीधे बैठते हो ना तो सामने वाले को बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखर के आती है, ठीक है। तो ईयर और शोल्डर लेवल बराबर रहने चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है, कंधे जो है राउंडेड नहीं होने चाहिए, पीछे होने चाहिए, ओवर भी मत स्ट्रेच करिए, हल्का सा आप स्ट्रेच रखेंगे तो ये पोस्चर आपका बहुत ही अच्छा और डिसेंट पोस्चर लगता है। एक टिप जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स को देना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स को देखिए, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स के अंदर सबसे बड़ा रोल फिजियोथेरेपी का ही होता है ना। फिजियोथेरेपी रिहैब से ही वो पूरी तरीके से ठीक हो पाते हैं, लेकिन कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बहुत जल्दी ठीक नहीं होती। बाकी ऑर्थोपेडिक, मस्कुलर स्केलेटल कंडीशन, स्पोर्ट्स इंजरीज के मुकाबले न्यूरोलॉजिकल रिहैब जो है वो बहुत लंबा चलता है, तो उनको संयम रखना बहुत जरूरी है, उनको ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है ना, उनको होप रखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल रिजल्ट्स आएंगे, पर ओके, ठीक है सर। फिजियोथेरेपिस्ट और एथलीट, स्पोर्ट्स पर्संस का क्या कनेक्शन रहता है? फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स का बहुत ही घनिष्ठ एक दूसरे से जुड़ाव रहता है, ठीक है ना। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बिना फिजियोथेरेपिस्ट के कोई भी इवेंट को आसानी से नहीं जीत सकता। अगर जीत लेता है तो मतलब उसने किस लेवल का हार्डवर्क किया है। बहुत टाइम तक मैं कहूँगा मोदी जी के आने से पहले तक इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती थी। खुद ये स्पोर्ट्स पर्सन ने मुझे कहा है, धीरे धीरे सुविधाएं बहुत बढ़ गई है। उनको पहले फिजियोथेरेपिस्ट होता ही नहीं था। इंडियन एथलीट्स बेचारे जाते थे और जाने के बाद इंजरी से ग्रस्त रहते थे, दूसरे सारे कंट्रीज के फिजियोज उनको, उनके प्लेयर्स को देख रहे होते थे, और इंडिया के प्लेयर्स को वो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती थी, कोचेज ही नहीं मिलते थे, बहुत तकलीफ थी। लेकिन आज हमारे फिजियोज प्राउडली हमारे प्लेयर्स को हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं, और आप देख ही सकते हैं कि स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बहुत हमारे उसकी बढ़ी है। मुझे भी बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ और टीम्स के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। जैसे कि अगर आप जो मैं बहुत पहले एसोसिएट हुआ था पद्मनाभ जी से, जो हमारे जयपुर के किंग हैं, तो दिया कुमारी जी के सन, तो जो अभी हमारे डिप्टी सीएम है, तो उनको मैंने सबसे पहले उनकी हल्की सी इंजरी के लिए देखा था। फिर उन्हीं के रेफरेंस से मुझे राजस्थान पोलो क्लब में काम करने का मौका मिला। राजस्थान पोलो प्लेयर्स में उनकी टीम के लिए मैं प्रॉपर उनको बेसिक वार्म अप से लेके एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस और इंजरी रिहैब पे काफी वर्क किया। मैंने उनके साथ 3 सेशंस में वर्क किया। पोलो के सीजन्स आते हैं, तो 3 सीजन में मैंने उनके साथ वर्क किया, पूरी तरीके से उनके साथ वर्क किया। और भी मेरे जो जूनियर्स भी है पोलो में, उनकी टीम और अपोजिशन टीम में भी मेरी टीम ने पोलो में देखा। तो ये सब कुछ पद्मनाभ जी की वजह से हुआ। उन्होंने काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, जहाँ बहुत सारे पोलो में फिजियोथेरेपी क्या ऐसे प्लेयर्स बोलते थे, तो पद्मनाभ जी ने फिजियो के अंदर मेरे को पूरा लेके गए और उन्होंने वहाँ पे फुल रेगुलर सेशंस लिए और परफॉर्मेंस में सच्ची में निखार भी आया। तो ये उन्होंने खुद ने व्यक्त किया ये चीज। तो मैं ग्रेटफुल हूँ उनका, ये बहुत अच्छा एसोसिएशन मेरा था। लेकिन बस अभी रिसेंटली अब मेरा फोकस, उसके बाद मैंने कहा और भी स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग एसोसिएट हुए थे, सुरभि मिश्रा एकेडमी है, तो सुरभि मिश्रा मैम से, तो स्क्वाश की एकेडमी है, तो स्क्वाश के अंदर मैंने अपनी सुविधाएं फिजियोथेरेपी की दी थी, वहाँ एसोसिएट हुए। इसके अलावा एक मेरे बहुत ही खास अजीज हैं जो अभी रिलायंस की जो एकेडमी है वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका नाम, मतलब मैं वैसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम उनको मोनू सर बोलते हैं, ठीक है ना। So he is into decathlon. 10 इवेंट्स होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है ना। तो 10 इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको मैंने कैरियर में शुरू से लेकर आज वो एशियन तक में जीते हैं, उस लेवल तक उनको ग्रोथ देखी है। और मतलब ही इज सच ए काइंड पर्सन। जब भी वो जयपुर आते हैं मेरे से मिलते हैं और मतलब मेरे को शुरू में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, यही बोलूंगा। और ही इज सो
मतलब कि फिजियो के बारे में इतना, उन्होंने अभी मेरे को ये भी बोला कि अगर मेरे को चांस मिलती है तो वो नीरज चोपड़ा जी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा बोले कि मैं आपको भी उनसे मिलवाऊंगा कभी। तो मतलब ही सच ए काइंड पर्सन, सो नाइस। एक हमारे वॉक रेस के हैं जो अभी हम पुलिस में है, तो वो भी हमारे जहांगीर सर हैं, तो मैं भी उनका भी नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने भी वॉक रेस के अंदर मेरे से कनेक्ट किया था। वॉक रेस के बाद उनको कुछ इंग्वाइनल इशू रहता था, उन्होंने वॉक रेस के बाद, बहुत ही हार्ड इवेंट होता है तो उनको भी हमने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। इसके अलावा एक हमारे सैनी सर हैं जो कि सहवाग और के साथ जो वेटेरियन होते हैं 45 प्लस एज, उसमें क्रिकेट में वो बॉलर हैं जयपुर के। तो उनके साथ मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, उनको स्लिप डिस्क था, स्लिप डिस्क के बाद ठीक करके उनको क्रिकेट भी खिलवाया। तो ही इज ऑसम। अभी एक अपकमिंग प्लेयर है जिनके काफी ज्यादा पेन आ गया था, तो अभी उन्होंने किसी उसमें 4 विकेट भी लिए हैं, ठीक है ना। तो शी इज अ वेरी गुड क्रिकेट बॉलर, तो शी ऑल्सो विजिटेड मी। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रीट करने का सौभाग्य मिला है, और भी बहुत सारे हैं, नाम काफी सारे हैं। तो स्पोर्ट्स तो मैं मानता हूँ बिना फिजियोथेरेपिस्ट के इनकम्प्लीट है, और इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स में क्या होता है, प्लेयर को ऑन फील्ड इंजरी कब होती है, जब वो अपने आप को मैक्सिमम पुश करता है। जब भी उसका इवेंट आ रहा होता है वो सब भूल जाता है, दर्द वगैरह, ठीक है, वो अपने आप को मैक्सिमम पुश करता है, उस पुशिंग में ही कई बार इंजरी हो जाती है, पहली चीज। सेकंड थिंग, ऑन फील्ड में भी हम जब फील्ड के ऊपर होता है प्लेयर, वो अपने आप को जी जान लगाता है, उस टाइम पे वो कोई दर्द, अगर उसको चोटिल भी है ना, हल्का सा भी, भूल जाता है वो चोट वगैरह। प्लेयर अपना जी जान लगाता है कि मेरे को ये इवेंट किसी भी तरीके से निकालना है। उसको तो सामने वाला उसका अपोजिशन है, और वो जो एक बार रिलीज होता है ना, यस, जो जुनून रहता है ना, उस जुनून के अंदर, लेकिन वो बाद में थोड़ी बहुत तकलीफ देता है। ऑन फील्ड में पेशेंट को बस इतना सा लायक करना, उसको इतने से सपोर्ट मिल जाए ना, वो खुश हो जाता है। तो हमारे पास टेक्निक्स होती है, टेपिंग करके, अलाइनमेंट सही सेट करके, स्प्रे करके, कोल्ड पैक करके, फटाफट एक बार से फील्ड में भेज देते हैं फिजियो, ठीक है। आप बोलेंगे ना क्विक मिरेकल, इमीडिएट रिलीफ जो है, एक स्पोर्ट्स फिजियो बहुत अच्छे से दे पाता है, इमीडिएट रिलीफ। वो किसी भी ऑब्वियसली प्लेयर की भी बहुत ज्यादा विल होती है, पर जब ऑफ फील्ड की ट्रेनिंग की बात होती है तो उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेचेस, एक्सरसाइज सेट, ट्रेनर तो होता ही है उनका, कोच तो होता ही है, लेकिन स्ट्रेचेस प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली फील्ड के ऊपर कैसे परफॉर्म करना है। हर प्लेयर की कुछ अलग अलग इश्यूज होते हैं, किसी का हिप वीक है, किसी का नी वीक है, किसी के मसल में कोई इंजरी आई है, उसको परफॉर्मेंस में वो इतना सा फैक्टर भी मैटर कर रहा होता है, उस सबको बढ़ाना, वो फैक्टर फिजियो को याद रखना चाहिए, उस फैक्टर के ऊपर उसको अलग से ट्रेनिंग देना एक्स्ट्रा। माइकल फेलिप्स एक स्विमर थे, ठीक है ना, फेमस स्विमर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके आखिरी के जो ओलंपिक्स थे उनमें एक फिजियो ने ही हेल्प करी थी, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे वापस से गोल्ड लेके आते हैं। सो फिजियो का रोल तो ऑलवेज मतलब आप पैरा एथलीट्स देख लीजिए, है ना, आप नॉर्मल एथलीट्स का देख लीजिए, सबके अंदर फिजियोथेरेपी प्रोवाइड्स ऑसम सपोर्ट, और सारे बहुत ज्यादा कृतज्ञ भी होते हैं प्लेयर्स, जो भी उनके फिजियो होते हैं उनके प्रति, वो इवन चेंज भी नहीं करना चाहते फिजियो, एक फिजियो से करा लिया, बिल्कुल समझ में आ जाती है उनको, ऐसा मेरे को बचा लिया, इतना ज्यादा उनका फीलिंग होता है, जबकि असली ताकत प्लेयर की खुद की भी अंदर से होती है, भाई ये तो मैच निकाल लो। सो ऑलराइट, हमने काफी सारी बातें करी, मैं आपसे सिर्फ अब 2 सवाल और पूछना चाहूंगी। किड्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हमारी जनरेशन वैसे तो बहुत स्मार्ट आ रही है, जेन अल्फा आ चुकी है, जेन बीटा आने वाली है, इसी साल एंड तक आ जाएगी, है ना, लेकिन हमारी जनरेशन, इससे पहले की जनरेशन ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है, और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जो हमको सुविधाएं देती है ना, उसका इल इफेक्ट भी हम पे होता है, ठीक है। हमको स्मार्ट होना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, हमको हमारी सभ्यता से भी जुड़ना पड़ेगा, संस्कृति से भी जुड़ना पड़ेगा, और हमारी ओल्ड टेक्निक्स को भी अपनाना पड़ेगा। सी, तो आज के लिए जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो अगर प्रिवेंशन, ये समझ लें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये सबको समझना जरूरी है। तो प्रिवेंशन करना सीख जाए तो उनको कोई टाइप की फिजियोथेरेपी या किसी टाइप की नीड की जरूरत नहीं होगी। फिजियोथेरेपी और लॉयर्स हमेशा अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा काम है कि लोग ठीक होंगे ना, तो हमारी ज्यादा खुशी की बात है, ठीक है। तो बच्चों को तो संभालना बहुत जरूरी है, फोन का टाइम किसी तरीके से उनके पेरेंट्स सेट कर दें,
या टेक्नोलॉजी ऐसी आए कि फोन ही ऐसे ही रखने पे चले, ऐसे करने पे नहीं चले, एक बहुत अच्छा सुविधा है। कुछ तरीके के स्टैंड्स भी लगवा सकते हैं, जैसे मोबाइल के आप स्टैंड कहाँ लेके चल सकते हो, लेकिन अगर फोन यूं है ऐसा रखें कि फोन ऐसे हो तो ही स्क्रीन ऑन होगी, जब आप ऐसे कर लोगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सबको यूं ही रखना पड़ेगा। रोटेशन मोड होता है वैसे, रोटेशन मोड की जैसे ऐसा मोड आ जाए, टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा डेवलपमेंट करे तो कितना अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, टेक्नोलॉजी अगर इस तरह से डेवलप हो जाए कि हमारा पोस्चर भी जब सही पोस्चर है तभी मोबाइल चलेगा, तभी मोबाइल चलेगा। ऐसा एक्चुअली आने लगा है, लेकिन वो खाली एंगल देखता है, लेकिन अगर हम स्क्रीन ही ऑफ हो जाए, सीधे करते स्क्रीन ऑफ, सामने किया स्क्रीन चालू, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो एक तो ये चीज। सेकंड थिंग, योगा, मोदी जी योगा पे खूब ध्यान देते हैं, है ना। मैं ये बोलूंगा, योगा एक सुपर ऑसम टेक्निक है, हमको जीवंत कर देता है, हमारी एक एक सांस हमको जीवंत कर देती है, ठीक है। हमारी प्रिवेंशन की इतनी अच्छी पद्धति है योगा। अगर बच्चों से सब लोग योगा रेगुलर करें, नॉट एज अ स्कूल ड्यूटी, पर रेगुलर बच्चे योगा करें, पेरेंट्स इस पे फोकस करें। योगा क्या करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है ना बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई ना, तो इंजरी होने की, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो बॉडी पे पड़ते रहते हैं ना, उसको आपकी काउंटर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आप कभी परेशान नहीं होगे, ठीक है ना। जो लोग 40-50 में जाके योगा करते हैं ना, उसमें चांस ऑफ इंजरी रहती है, पर बच्चन से योगा करेंगे कभी इंजरी नहीं होगी। सबको योगा करना चाहिए, हमारी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, योगा करना चाहिए, योगा सुपर ऑसम है। लेकिन बड़े जैसे हो जाते हैं तो उसमें हमको डिसाइड करना होता है, जैसे ओल्ड एज पॉपुलेशन में। तो 50 प्लस के लिए क्या एडवाइस है, किड्स की होगी, 50 प्लस की एडवाइस बताइए। बिल्कुल, मैं इसी चीज पे आऊंगा। तो 50 प्लस के अंदर जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारी शरीर डिफरेंट वियर एंड टीयर से गुजरता है, बहुत सारी चोटें आती जाती रहती है, छोटी मोटी। बॉडी डेली हम रात को सोते हैं ना, तब अपने आप को हील कर रही होती है, ठीक है। तो अब आप जब 50 प्लस में हो गए, तो क्या टाइप की चोट है उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना है। अगर हल्का फुल्का योगा करें तो कोई इशू नहीं है, पर अब मेरे पास पेशेंट आते हैं 50 साल की उम्र में, मैंने सूर्य नमस्कार किया और मेरी कमर, तो आप ध्यान रखो, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। पेशेंट है स्लिप डिस्क का, सीवियर डिस्क उसकी बल्ज आउट हुई हुई है, कमर में दर्द है, पैर तक दर्द है, बोले मैं तो डेडलिफ्ट करूंगा। नहीं, आपको ये याद रखना है क्या नहीं करना। करना सब कुछ है, बाकी क्या नहीं करना याद रखोगे तो आप बच जाओगे, ठीक है। फीमेल्स के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं कि फीमेल्स की पोस्ट मेनोपॉजल बोन की जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है और मिनरल एब्जॉर्प्शन है कम हो जाता है। तो कहते हैं वेट ट्रेनिंग से उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। वो योगा पे जाते हैं, योगा पे मत जाओ, आप वेट ट्रेनिंग पे जाओ। आप डंबल्स उठाओ, थोड़े थोड़े डंबल उठाओ जितने उठा सको, इससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बोन में बढ़ेगा, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपिनिया जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सुखी रहोगे, बेटर रहोगे। हमारे एक पॉडकास्ट में एक फिटनेस कोच ने भी बोली है कि फीमेल्स को लाइट वेट का वर्कआउट करना चाहिए। बिल्कुल, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है ना, क्योंकि सी फिटनेस के जो कोच है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम भी उसी फील्ड से, हम भी अच्छे से जानते हैं। मेरा काम यही है कि किसी कोच की ट्रेनिंग में आप बेसिक एक्सरसाइजेस करो, नहीं तो बेसिक एक्सरसाइजेस आप फिजियो की गाइडेंस में करो। यहाँ तो चलो फिजियो भी रोल कर सकता है। यूजुअली क्या होता है कि एक फिटनेस कोच का वर्क होता है नॉर्मल से अबव नॉर्मल, बेटर पे लेके जाना। फिजियो का रोल होता है बिलो नॉर्मल से नॉर्मल लाना, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो बेसिक रोल यह होता है ना। लेकिन आप जब अगर इस रोल में बात करें तो हम बचा भी रहे हैं और फिटनेस को बेटर भी कर रहे हैं, दोनों चीजें हो रहे हैं। तो फीमेल्स को वेट उठाना चाहिए, मेल्स को देखना चाहिए उनको किस चीज की जरूरत है, क्योंकि फीमेल्स मेंटली फिट ज्यादा होती है, मेल्स फिजिकली फिट होते हैं। लेकिन आप अभी देखेंगे तो अभी मोदी जी ने कहा है कि ऑयल कम करिए, ओबेसिटी इंडिया में बढ़ती जा रही है, डायबिटीज बढ़ती जा रही है, पूरी तरीके से परेशान कर रही है ना, ठीक है। इसका इम्पैक्ट में कौन है, हमारी जनरेशन ही सबसे ज्यादा है। हम ही लोग इन रूल्स में फंस गए, शुगर के आदी हो गए, ऑयल के आदी हो गए, हम ही लोग करते हैं ये सब, हम पे ही नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा। हम लोग ही फास्ट फूड की तरफ लेके आए हैं। आगे की जनरेशन शायद सुधर जाए, लेकिन हम लोग इस सब में फंसे हुए हैं, और हमारे से बुजुर्ग, हमसे जो बड़े हैं, वो सब इसमें फंसे हुए हैं। इनको बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा फिटनेस रिजीम पे काम करना चाहिए, ठीक है। गाइडेंस लेके करना चाहिए कि भाई मेरे को योगा करना है या नहीं करना है। ये अपने डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट से गाइडेंस लीजिए कि मेरे को योगा करनी है, फिजियोथेरेपी करनी है, ट्रेनिंग करनी है,
क्या करना क्या चाहिए, मुझे उस कंडीशन में क्या हाँ करने क्या क्या वाला है। ये मैं कर लूं क्या, पहले हाँ, पूछिए फिर जी। करिए, ये मेडिकल एडवाइस जरूरी होती है। ओके ओके। तो जो अपकमिंग फिजियोथेरेपिस्ट है उनके लिए एक लाइन बता दीजिए। ओके ठीक है। अब फिजियोथेरेपी फील्ड जो है कोविड के बाद से बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है, भर के फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो सबसे पहली चीज, अपने आप को वेल एजुकेटेड, वेल स्किलफुल, ठीक है ना, टैलेंटेड, ठीक है ना, रिसर्च में इन्वॉल्व, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेजेबल रखिए, बहुत जरूरी है। जो कुछ नया मिले पढ़िए, ठीक है, सीखिए। सीखना छोड़ोगे आप पिछड़ जाओगे, कोई ना कोई आपको पिछाड़ के चले जाएगा। रोज हम लोग फेस करते हैं, आज मैं पढ़ना छोड़ दूंगा ना तो 2 सेकंड लगेंगे, मुझे अंदर से एंजाइटी हो जाती है कभी कभी, यार इसको ये टेक्निक आती है मुझे क्यों नहीं आती, ऐसी बहुत सारी चीजें जो नहीं आई जा रही। फिर ठीक है, बेसिक टेक्निक्स आती है, मैं हमेशा अपने आप को एजुकेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो नई जनरेशन को तो और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज भी आती जा रही है, आप अवेयर नहीं करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप, और नई वो भी आती जा रही है, और बच्चे भी इतने निकल रहे हैं, ठीक है। अब तो चलो एक रेगुलेशंस आ गए कि थ्रू नीट एंड एवरीथिंग, अभी तक नीट के थ्रू ही नहीं होता था पेपर, तो खूब सारी पॉपुलेशन निकल रही है, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। आपको क्वालिटी देनी है, नॉलेज पे फोकस करो, नॉट ऑन मनी, है ना। पैसा कहते हैं ना अपने आप आएगा, पैसा हाँ। बिल्कुल सच्ची में अपने आप आता है, आपको पैसे पे फोकस नहीं करनी है। और पैसा मेटेरियलिस्टिक चीज है जो भगवान ने नहीं बनाया, हमारा मेन उद्देश्य नॉलेज गेन करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर नकुल, आज थैंक आपने यू अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे दर्शकों के लिए इतनी इंफॉर्मेटिव सेशन दी। अरे नहीं नहीं, थैंक्स तो आपका, जो आपने मेरे को इस पंचायती में इन्वॉल्व किया, और हम लोगों ने कुछ किसी जनरेशन और पॉपुलेशन सबको हेल्प करने के लिए हम कुछ बोल पाए, कोशिश करी हम लोगों ने। एजुकेशन मैं कहता हूँ बहुत जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। थैंक यू। और हमारा एजेंडा यही है कि अगर ये पॉडकास्ट देख करके 2% लोग भी अगर अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं तो हमारा आज ये कॉन्वर्सेशन करना वर्थ है। बिल्कुल, और एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मेरा काम भी एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन जो होती है ना, एजुकेशन अवेयरनेस लाती है, और अवेयरनेस ही आप लोगों को चीजों से बचा लेता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग।